गुड मॉर्निंग क्लास। आज मेरा हिंदी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वर्ण के प्रकार कौन से होते हैं। स्वर व्यंजन, स्वर व व्यंजन। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी लेक्चर नंबर 4। आज हम बात करेंगे वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। वर्ण है हमारा, इसकी परिभाषा हमने क्या लिखी थी? इसकी हमने परिभाषा लिखी थी कि लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। आज इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है? क्या कि वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखो भैया, वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। इतनी बात ध्यान रखोगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड। इसके भी प्रकार होते हैं 3, 1 2 3। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, 1 2 3। कौन कौन से होते हैं ये देख लो। सबसे पहले आएगा स्वर में, देखो सबसे पहले आएगा लघु स्वर, फिर आएगा दीर्घ स्वर, फिर अगला होता है प्लुत स्वर। इतनी बात। अब देखो व्यंजन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो हमारे दंत, ओष्ठ, मूर्धा इन सबसे बोले जाते हैं, वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। अगला कौन सा है? वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद आता है संघर्षी या ऊष्म संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। यही पढ़ना है। पहले हम स्वर पढ़ेंगे, वोवेल्स, और उसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट। ठीक, सबसे पहले देखो स्वर की परिभाषा क्या होती है। ये है स्वर। इसकी क्या परिभाषा होगी? इसकी परिभाषा होगी वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लगती या किसी अन्य व्यंजन की सहायता नहीं लगती। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। इससे डेफिनेशन क्या निकली इसकी एक और? इसका मतलब ये अर्थात देखो, अर्थात कि ये वर्ण स्वतंत्र बोले जाते हैं। मतलब स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, ध्वनि तो होती हैं, ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। देखो से आप ध्यान रखोगे क्या? स्वतंत्र मतलब कोई बाउंडेशन ना हो, किसी की सहायता ना ले, हेल्प ना लेनी पड़े, सीधा वो बोलेगा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। इतनी बात समझो। एक परिभाषा और लिख लो इसकी, अथवा करके एक परिभाषा और लिख लो। वो परिभाषा क्या है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में
जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी भी अवयव को स्पर्श किए बिना हमें हेल्प नहीं चाहिए किसी की भी, किए बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो वह क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। इतनी बात समझ में आई क्या? स्वतंत्र क्या होते हैं? फ्री। क्या होते हैं? फ्री माने स्वतंत्र। इतनी बात ध्यान रखो। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी बात ध्यान रखो। अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। एक तीसरी डेफिनेशन क्या है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र, जो हमारे अंदर का जो सिस्टम है ना, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मुद्रा, वाग यंत्र किसी भी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो है क्या कहलाती है? स्वतंत्र। स्वर कहलाती है। माने कि स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं। अब देखो स्वर है कितने? पहले तो ये देखो कि स्वर है कितने। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आ, फिर आएगा बड़ा, फिर आएगा ई, फिर आएगी छोटी ई, बड़ी, फिर आएगा छोटा ऊ, फिर आएगा बड़ा ऊ, उसके बाद देशी, फिर आएगा ए, फिर बड़ा ए, फिर आएगा ओ, और फिर आएगा बड़ा ओ। ये बात तो होगी स्वर की। तो कितने हो गए देखो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भैया ध्यान रखियो 11 तो हमारे स्वर है। कितने? 11। पेपर में आएगा तो सीधा लगाइए कितने स्वर है हमारे? 11। कौन कौन से? आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, बड़ा ए, ओ और ओ। ठीक, इतनी बात। अब वो पूछने लगे पेपर के अंदर कि बताओ मात्रा कितनी होती है नहीं? मात्रा भी पूछने लगे। तो देखो इसमें कोई मात्रा लगेगी? नहीं लगने की। इसमें मात्रा आएगी एक आ का डंडा, है नहीं? ऐसा ना लिख के ऐसे लिखो। इसमें एक मात्रा आएगी। इसकी मात्रा कैसे लगती? इसकी मात्रा लगती भैया देखो ऐसे। मात्रा घूमेगी इधर को, लेफ्ट राइट की तरफ को। और बड़ी की मात्रा जो घूमती है वो कैसे घूमती है? वो घूमती है ऐसे। इसकी मात्रा घूमती है ऐसे। ध्यान रखियो। छोटा ऊ है, छोटा ऊ कैसे बनेगा? वो बनेगा ऐसे। और बड़ा ऊ कैसे बनेगा? वो बनेगा ऐसे। ऋषि की जो होती है वो क्या होती है? ऋषि की होती है ऐसे। नीचे को रे लगा दें, नीचे को रे लगा दें। अब एक ही मात्रा कैसी होगी? वो होगी एक मात्रा ऊपर। और बड़े की मात्रा वो होगी दो मात्रा। इसकी एक डंडा खींचो, एक मात्रा, ध्यान रखियो। और इसकी दो मात्रा है डंडे के ऊपर। इतनी बात ध्यान में आ गई। छोटी की मात्रा ऐसे बनती। तो देखो मात्राएं कितनी होगी? ये तो गिनना नहीं जानेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मात्राएं कितनी है? 10 मात्राएं। और स्वर कितने हैं? वो है 11। पेपर के अंदर आएगा, पूछेगा कि बताइए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे 11। और पूछने लगे हिंदी में मात्राओं की संख्या क्या होती है? 10। किसकी मात्रा नहीं लगती? छोटा हाथ की मात्रा नहीं लगाते हम। अब वो पूछने लगे सभी स्वरों की संख्या। तो संस्कृत के 2 स्वर आ जाते हैं। कौन कौन से?
एक तो है ये, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, और एक बनेगा लिरे। तो ये हो गए संस्कृत के, यहां लिख देता हूं संस्कृत के 2। तो ये अब कितने हो गए, ये हो गए यहाँ 13। स्वरों की संख्या हिंदी के अंदर 11 है, अगर संस्कृत के 2 लगा दिए जाए तो 13 हो जाती है। ये संस्कृत में लिखते हैं, हम हिंदी में नहीं लेते। और मात्राओं की संख्या 10 है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया हमारा स्वर, किसे कहते हैं हम। अब आएंगे हम व्यंजन पे, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसे उतार लो। अब आएंगे व्यंजन पे। देखो भैया व्यंजन क्या होते हैं, दूसरा पार्ट है व्यंजन। स्वर जो थे स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे थे, और जो व्यंजन है ना वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इतनी बात ध्यान रखियो, ठीक है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता हो, व्यंजन कहलाते हैं। कितनी बार समझ में आई। स्वर में क्या था, किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही थी, और व्यंजन में क्या है कि किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता हो। इतनी बात समझ में आई। अर्थात देखो इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती हैं। इतनी बात हो गई भाई। स्वरों के सहयोग से उच्चारित हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। स्वतंत्र स्वर जो थे वो स्वतंत्र हो रहे थे। इसकी एक परिभाषा लिखो, अथवा करके एक परिभाषा वो लिख लो। एक परिभाषा क्या है कि फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र को स्पर्श करती हुई या वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श करती हुई निकले वह व्यंजन कहलाते हैं।
इतनी बात समझ गए। अब देखो व्यंजन थे कौन कौन से, पहला कौन सा था, स्पर्श व्यंजन था ना, दूसरा कौन सा था, वो था अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 कौन सा था, नंबर 3 था ऊष्म व्यंजन। देख लो कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन, कौन कौन से होते हैं, कै से लिख के कै चे टे ते पे, कै से लिख के कै टू मैं तक। तो ये कितने हो गए भैया, ये हो गए हमारे 25। कितने हो गए 25। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये रे ले और वे। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 4। और देखो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, जिसमें से ऊष्मा निकले, शे है और शे, ये भी 4 है, इन्हें भी लिखो 4। तो कितने हो गए देखो 25 4 29, और 29 और 4 33, और फिर स्वर कितने थे 11। तो 33 और 11 कितने हो गए 44। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे देख लो एक बार, उसके बाद में आपको 11 तो गए और 33 गए, तो 44 बचे कितने, टोटल वर्ण कितने होते हैं हमारे 52। तो 6 और 2 8, 8 वर्ण और बताओ कहाँ कहाँ से आए, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। देखो भैया अन्य विशेष करके लिख लो, है ना, विशेष करके लिख लो। विशेष करके क्या लिखोगे, हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कितनी बताओगे भैया 52 है, कितनी है 52 है। लेकिन कुल वर्णों की संख्या तो 52 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। अब कुल वर्ण में 52 कौन कौन से हैं, स्वर कितने मेरे पास, देखो सबसे पहले क्या था मेरा, स्वर थे, फिर क्या आया मेरा, व्यंजन आया। तो देखो स्वर कितने मेरे पास 11, व्यंजन कितने थे मेरे पास, कितने थे 33, पीछे लिखा है ना अभी 33। तो बचे कितने, बचे मेरे पास 8, 11 4 44, और 8 जोड़ दूंगा तो 52 हो जाएंगे। तो ये जो 8 बचे थे कौन कौन से हैं, तो लिखो, एक है अयोग वह, अयोग वह, अयोगवा, अयोगवा होते कौन कौन से हैं, ये लिखो, एक होता है अंक के ऊपर एक, और एक होता है अणक, ये वाला। तो ये कितने होगी संख्या इसकी, ये होगी 2। अब अगला देखो, अगला आएगा उच्छिप्त। उच्छिप्त कौन से होते हैं, है नहीं, तो ये भी 2 होते हैं, कौन कौन से, एक ढा के नीचे बिंदु और एक ढा के नीचे बिंदु, तो ये होगा कितने 2। इतनी बात समझो। और अगला कौन सा आ जाएगा, वो व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा, संयुक्त व्यंजन। वे कितने होते हैं, 4 होते हैं भैया, यहाँ लिख लो 4। कौन कौन से मैं बता रहा हूं। तो देखो 4 और 4 8 ही तो थे भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हो गए, 8 हो गए, और 33 ही 11 है। तो ये 4 कौन कौन से होते हैं वो देखो आप, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो 6, उसके बाद यहाँ लिखो 3, फिर लिखो जय, और यहाँ लिखो श्रेय। बने कैसे कैसे हैं ये देख लो,
तय कैसे बना, गे कैसे बना, चार, ये चार यही है, ये जो चार है ना, चार यही आ रहा है। ये चार यही है। देखो ये कैसे बना, ये बना कै अनंत लगाओ प्लस शे से। किससे बना, कै और शे से। ये किससे बना, ये बना तय प्लस रे से। ये ध्यान रखियो। ये कैसे बना, ये बना जय प्लस जया से। और श्रेय कैसे बना, से प्लस रे से। छह त्रय गे श्रेय। तो ये कैसे कैसे बने ये देख लो, हलंत लगाया सबके नीचे मैंने। कैसे, और शह जोड़ के शे बना, तय और रे जोड़ के त्रय बना, जय और जय जोड़ के जय बना, और श्रेय जोड़ के शे और रे बना। इतनी बात समझ में आई। ये था हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। ऐसे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, विशेष पॉइंट लिख लो कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। अगर कुल पूछेगा तो आपको 52 बताने हैं, वैसे आपको कितने बताने, 44। ये 8 नहीं बताने, जो मैंने आपको 8 बताया ना, ये आपको नहीं बताने। तो ये कौन कौन से थे, यहां लिख लो। ये है पहला है शे, त्रय, जय और श्रेय। इतनी बात समझ में आई। 4 ये हो गए, 2 ये 8 ये हो गए, 33 पीछे जो आपको बताए व्यंजन, और 11 ये। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे स्वर के जो जितने भी पार्ट हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और पलु स्वर, और फिर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। 5 प्रकार से वर्गीकरण होता है। इतनी बात है भैया, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, इसे एक बार देख लो। यही देख लो एक बार, मेहमान वर्ण क्या होते हैं, यही देख लो मेहमान वर्ण क्या होता है। मेहमान वर्ण क्या होता है, तो इन्हें बोलते हैं आगत, माने मेहमान वर्ण होते हैं जो हमने दूसरी भाषाओं से हमारी भाषाओं के अंदर आए हैं। तो पहला पॉइंट लिखो इसमें आगत। अब ये भी देखेंगे ना कि इसमें स्वर कितने आए हैं और व्यंजन कितने आए हैं, तो यहां लिखेंगे आगत स्वर। तो आगत स्वर में क्या आया है अपने पास, आगत स्वर में आया अपने पास जैसे आ है, इसके ऊपर हम ये लगा देते हैं, ये लगा दिया। इसका उदाहरण देख लो। इसका उदाहरण क्या है, डॉक्टर, लगाते हैं डॉक्टर के ऊपर, तो ये इसका उदाहरण हो गया। तो एक तो आया स्वर। अब देखो व्यंजन कितने आए, आगत व्यंजन, ये विदेशी भाषा से आए हमारे अंदर, हमारी वर्णमाला के अंदर। तो कौन कौन से आए देखो, के आया, के, कागज, के, खे, गे, जे और फे। इनके नीचे बिंदु जरूर लगेगा, नुक्ता जिसे बोलते हैं, नुक्ता, ये होता है नुक्ता। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये एक था और ये हो गए 5। तो टोटल कितने हो गए, कुल आगत वर्ण या मेहमान वर्ण पूछने लगे तो क्या बताओगे आप, बताइयो 6। कितने, 6। अब पूछने लगे कि कुल आगत स्वर बताओ तो कितने बताओगे, 1। पूछने के कुल आगत व्यंजन बताओ तो बोलोगे 5। बट वो पूछने के कुल आगत वर्ण बताओ, जहां 5 वर्ण की आ जाए तो आप 6 बताइए। पेपर में क्वेश्चन पूछता क्या है कि बताइए कि विदेशी भाषा से जो आगत स्वर आए वो कितने हैं, तो आप 5 6 मत लगाइयो। वहां स्वर की बात होगी तो 1 लगाइयो, व्यंजन की बात होगी तो 5 लगाइयो, और कुल आगत वर्ण की बात होगी तो 6 लगाइयो। इतनी बात ध्यान रखो। अब मैं स्वर की बात करूंगा, ठीक, इसे मैं रफ कर रहा हूं।
मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा बोर्ड चाहिए ना। अब देखो भैया, बात चलेगी स्वरों की, माने कि किसकी, स्वर की बात चलेगी जो होते हैं हमारे बोल। सबसे पहले लिखो स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, स्वरों का वर्गीकरण माने कि कितने भाग में, वो भाग है भैया 5, 5 भागों में, 5 भाग में। ये बात ध्यान रखिए, स्वरों का वर्गीकरण कितने भाग में हुआ, 5 भाग में। 5 भाग वो है कौन कौन से, एक बार देख लो। ठीक है, सबसे पहला है उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि, अवधि क्या होती है, टाइमिंग के आधार पर, कितना टाइम ले रहे हैं, उच्चारण अवधि के आधार पर। दूसरा, दूसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर। अभी बताऊंगा ओष्ठाकृति क्या होती है। ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा है जीहा के आधार पर। नंबर 4 है मुखाकृति के आधार पर। और नंबर 5 है नासिकी के आधार पर। अब देखो भैया, ये तो पहला वाला तो जाएगा टाइमिंग पे, यहां लिख लो टाइमिंग। टाइमिंग पे ये जाएगा लिप्स, ये जाएगा जीभ के आधार पर, जीहा को जीभ बोलते हैं ना। ये मुख के आधार पर जाएगा, और ये जाएगा नोज के आधार पर, ये टंग के आधार पर। जीभ को टंग बोलते हैं ना, और ये फेस के आधार पर, ये माउथ बोल दो। ठीक, इतनी बात समझ। उच्चारण अवधि के आधार पर कितने प्रकार से बांटा इन्हें, 2 प्रकार से या 3 प्रकार से कह सकते हो। लघु